नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रोपैथी की बात करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रोपैथीशियंस ये कहते हैं कि हमारी जो मेडिसिन हैं वो 9 ग्रुप्स में बटी हुई हैं। इसी तरीके से पीछे कुछ इलेक्ट्रोपैथ हैं, उन्होंने इसी को 4 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। तो एक इसको ग्रुप बोलते हैं और एक इसको महाग्रुप बोलते हैं। तो हम इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन को पहले 4 महाग्रुप्स में बांटते हैं। नंबर 1 लिम्फेटिकोस महाग्रुप, नंबर 2 एंजाइटिकोज महाग्रुप, नंबर 3 कैंसरसोस महाग्रुप, नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटीज। अब ये जो महाग्रुप हैं इनकी अपनी कुछ खूबियां हैं और अपने कुछ और उसके सिंपल या सब ग्रुप्स हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। अब लिम्फेटिकोज महाग्रुप जो है वो बॉडी के दाएं भाग पर काम करता है और शरीर की जो रस संबंधी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे अपचय के सिस्टम्स होते हैं, एक्यूट डिसीजेस होती हैं, उन पर अपना प्रभाव रखती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लिम्फेटिकोज महाग्रुप जो है वो रस प्रकृति की औषधियों का ग्रुप है। इस ग्रुप को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। नंबर 1 स्क्रोफोल्सोस ग्रुप और नंबर 2 लिम्फेटिको ग्रुप। ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी महाग्रुप के नाम को यूज करेंगे तो उसमें से जितने भी ग्रुप बनेंगे एक ग्रुप सेम नाम का होगा। अब जो स्क्रोफोल्सो ग्रुप है ये ग्रुप मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाओं पर काम करता है। इसमें टोटल 8 मुख्य औषधियां मानी गई हैं जो मैटी जी ने बताई हैं। उसके बाद इसमें और भी एड ऑन हुई थी। जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास मैटी जी ने 38 रेमेडीज बताई और उसके बाद 22 मिश्रित औषधियां बनी, तो कुल मिला के 60 औषधियां। पर जब हम मेन औषधियों की बात करते हैं तो टोटल 8 औषधियां इस ग्रुप में आती हैं। इसी तरीके से लिम्फेटिको ग्रुप है। लिम्फेटिको ग्रुप में बेसिकली एक औषधि मानी गई है। इसमें केवल एक ही मेडिसिन रखी गई है जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पर जो हमारा लसीका संस्थान है, रस का संस्थान है, उस पर काम करती है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे महाग्रुप पर। इस महाग्रुप का नाम है एंजाइटिको। ये जो महाग्रुप है ये हमारे शरीर के बाएं भाग पर प्रभाव रखता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन पर। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों काउंट किए जाएंगे। थर्मोस्टैटिक बैलेंस का। थर्मोस्टैटिक बैलेंस का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जब ऑर्गन्स काम करते हैं तो हीट जनरेट होती है। वो हीट ही हमारे समस्त शरीर में किस तरीके से फैल रही है, कहाँ पर जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, ये थर्मोस्टैटिक बैलेंस कंफर्म करता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ पैर ठंडे रहते हैं तो कुछ लोगों के हाथ पैरों में गर्मी के कारण पसीना निकलता रहता है। ये हमारी बॉडी के थर्मोस्टैटिक बैलेंस को दर्शाता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है पेट नरम, पैर गरम, सिर ठंडा। यदि पैर गरम है, न्यूट्रल गरम है, जो नॉर्मल गरम होने चाहिए उतने हैं, तो हेल्दी। यदि जरूरत से ज्यादा गर्म है और पसीना निकलता है तो हम इसको जोड़ेंगे लंग्स के साथ कि लंग्स में गर्मी आ गई है। पैर यदि अत्यधिक गर्म है तो लंग्स ठंडे हैं। पैर यदि अत्यधिक ठंडे हैं तो लंग्स में अत्यधिक गर्मी है। हम इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हैंड्स को हम जोड़ते हैं लिवर के साथ। यदि हाथों में पसीना आता है, हाथ बहुत ज्यादा गर्म है, तो लिवर ठंडा है, लिवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। और यदि हाथ हाथ ठंडे रहते हैं तो हम ये कहेंगे कि लिवर में गर्मी की मात्रा बढ़ी हुई है। इस तरीके से इन सिस्टम्स को देखकर हम बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं। इसे ही बॉडी का थर्मोस्टैटिक बैलेंस, जो बॉडी को रेगुलेट करने का, कितना ब्लड प्रेशर रहेगा, कितना ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, बॉडी में गर्मी कितनी होगी, किस ऑर्गन में कितनी गर्मी होगी, कौन सा ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है तो वहां पे कितनी हीट जनरेट होनी चाहिए, ये सब थर्मोस्टैटिक बैलेंस के थ्रू देखा जाता है। और इसके थ्रू जो है पुराने रोग, जो हमारी क्रॉनिक डिसीजेज होती हैं, हम उनको देखते हैं।
एंजाइटी को महाग्रुप को हम लोग रक्त प्रकृति का ग्रुप भी बोलते हैं। इस महाग्रुप में 4 ग्रुप्स आते हैं। एक एंजाइटिको ग्रुप, दूसरा फेब्रिफ्यूगो ग्रुप, तीसरा पेक्टोरल ग्रुप और चौथा वर्मीफ्यूगो ग्रुप। एंजाइटी को ग्रुप जो है ये बेसिकली हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है और जितने भी ऑर्गन ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, आर्टरी हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई, इन सबको इन्वॉल्व करके इनके ऊपर कार्य करता है। फेब्रिफ्यूगो ग्रुप जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस ग्रुप में 2 औषधियां आती है। एंजाइटी को ग्रुप में 3 औषधियां आती है। फिर हम बात करते हैं पेक्टोरल ग्रुप की। ये जो ग्रुप है ये बेसिकली हमारे लंग सिस्टम को, हमारे श्वसन संस्थान को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दर्शाता है, इसके ऊपर कार्य करता है। इसके अंदर टोटल 4 रेमेडीज आती है। फिर है वर्मीफ्यूगो ग्रुप। वर्मीफ्यूगो ग्रुप जो है ये शरीर से हर प्रकार के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को निकालने का काम करता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्मीफ्यूगो ग्रुप जो है ये बेसिकली किसी भी प्रकार के जो इन्फेक्शंस होते हैं ये बॉडी में से निकालने का काम करता है। इस ग्रुप में केवल एक औषधि आती है, एक रेमेडी आती है। इसके बाद कैंसरसो महाग्रुप है। ये महाग्रुप जो है बेसिकली हमारे जितने टिश्यूज हैं, जितने सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी का वात संस्थान है, यानी हमारी बॉडी की जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशंस होती हैं उनके लिए, जो हमारी बॉडी में मैंने 5 प्रकार की वायु बताई थी उनको कंट्रोल करने के लिए, मिश्रित रोग प्रकृति के रोगों के लिए, जो हमें वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, संक्रमण के रोग होते हैं, रतिज रोग जो होते हैं, जेनेटिकल रोग जो होते हैं, और जो हमें डीजनरेटिव कंडीशन के रोग होते हैं, उन सभी रोगों में हम कैंसरसो महाग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है ये बेसिकली मिक्स प्रकृति की जो मिक्स प्रकृति के लोग होते हैं, मिश्रित प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनके लिए इस महाग्रुप का प्रयोग जो है वो अच्छा रहता है। इसके अलावा जितनी भी टिश्यू रेमेडीज हैं, जब हम बॉडी के सेल, टिश्यू ऑर्गन स्ट्रक्चर इत्यादि की बात करते हैं, पुरानी बीमारियों की बात करते हैं, तो हम इस महाग्रुप का प्रयोग करते हैं। इस महाग्रुप में 2 ग्रुप आते हैं। एक कैंसरसो ग्रुप, इसमें बेसिकली आपकी 11 औषधियां होती हैं और ये शरीर के समस्त टिश्यूज पर और कैंसरस कंडीशंस पर कार्य करती है। जब बॉडी को स्ट्रक्चरल हार्म होने लगता है, बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं, तब ये महाग्रुप काम करता है। इसी तरीके से इसका जो सेकंड है वो है वेनेरियो ग्रुप। जो वेनेरियो ग्रुप है ये बेसिकली जो जेनेटल रोग होते हैं, रतिज रोग होते हैं, उनके ऊपर काम करता है। गुप्त रोग भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस महाग्रुप में केवल एक औषधि होती है। इसके बाद आते हैं हम चौथे ग्रुप पर, महाग्रुप पर। चौथे महाग्रुप में नॉर्मली हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। इस महाग्रुप में पहला ग्रुप जो है वो आता है इलेक्ट्रिसिटीज का। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिसिटीज की जो संख्या है वो 5 बताई गई है, जो सूर्य किरणों पर आधारित है, जिसमें लाल, पीला, नीला, हरा और सफेद, इन रंगों को प्रधानता दी गई है और इसी प्रकार की मिश्रित औषधियां बनाई गई हैं, जो इस प्रकार की बॉडी की एनर्जीज पर काम करती है। ये किस तरीके से काम करती है इनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। और जो दूसरा इसमें ग्रुप है वो है अदर इलेक्ट्रिसिटीज के नाम से। अदर इलेक्ट्रिसिटीज बेसिकली ये कोई ग्रुप नहीं है, इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन डाली गई हैं जो हमारी बॉडी के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म का काम करती है। जिसमें एक औषधि है सलास और एक औषधि और है जिसको एपीपी के नाम से पुकारा जाता है, ये स्किन रेमेडीज कहलाती है। तो इसमें हम
दो प्रकार की रेमेडीज को रखते हैं। तो कुल मिला के जो हमने संख्याएं रखी, जब इनको आप टोटल करेंगे तो ये 38 संख्याएं बन जाती। अब अगर हम बात करें इन 9 ग्रुप्स की, तो हम सबसे पहले लेते हैं एक सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे मैंने अभी 4 ग्रुप्स को एलोबरेट किया, अब इन 4 ग्रुपों के जो 9 ग्रुप बने, हम उनको एक लाइन से लिखेंगे। सबसे पहला है स्क्रोफोल्सो, दूसरा है लिम्फेटिको, तीसरा है एंजाइटिको, चौथा है फेब्रिफिगो, पांचवा है पेक्टोरोल, छठा वर्मीफ्यूगो, सातवां कैंसरसो, आठवां वेनीरियो, नौवां इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 9 ग्रुप बने। इसके जो कॉपी थी, जो स्लाइड्स थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। तो जो भी देखना हो आप उसमें देख सकते हैं। अगर कोई चीज ना समझ आए तो आप नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रोफोल्सो जो ग्रुप है ये हमारे मेटाबॉलिज्म पर काम करती है। देखिए इन औषधियों को ना आप दो हिस्सों में बांट दीजिए। पहला हिस्सा है फंक्शन का, हमारी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, और दूसरा हमारी बॉडी में ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स में अंतर आ जाता है। तो इन रेमेडीज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक फंक्शनल रेमेडी और दूसरा स्ट्रक्चरल रेमेडी। जो स्ट्रक्चरल रेमेडी है, जो हमारे स्ट्रक्चर पर काम करती है, वो है कैंसरसो महाग्रुप, यानी कैंसरसो की औषधियां और वेनीरियो औषधि। अगर इन औषधियों को बाहर निकाल दे तो जितनी भी अन्य औषधियां ग्रुप बचे, वो सारे के सारे आपके फंक्शंस पर काम करती है। इलेक्ट्रिसिटीज की अगर बात करें तो ये फंक्शन और स्ट्रक्चर एज पर रिक्वायरमेंट काम करती है, पर मुख्य रूप से ये वात संस्थान को कंट्रोल करने की रेमेडीज है। तो इसे हम 3 ग्रुपों में बांट के आराम से इनका प्रयोग अपने पेशेंट के ऊपर जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वैसे कर सकते हैं। अब यहां हम बात कर रहे थे स्क्रोफोल्सो की, तो ये लिख लीजिए, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने की रेमेडीज होती हैं। जितनी भी स्क्रोफोल्सो में रेमेडीज आएंगी, जो कि मैंने बताया 8 प्रकार की है, वो सारी की सारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म का पर कार्य करती है। अब हमारी बॉडी में जितने भी प्रकार के डाइजेशंस होते हैं, चाहे वो रस से रक्त बनने का हो, रक्त से मांस बनने का हो, मांस से मेद बनने का हो, मेद से मज्जा, शुक्र, जो भी प्रोसेस है, ये जो 7 प्रकार के प्रोसेस बताए गए हैं, इनमें जब भी हम डाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि ये सारे फंक्शन है, इसलिए हम स्क्रोफोल्सो ग्रुप का प्रयोग करेंगे। देन लिम्फेटिको आती है। ये बेसिकली बॉडी के, जैसा इसका नाम है लिम्फेटिको, लिम्फ सिस्टम की रेमेडी है। तो हमारी बॉडी में जब भी व्हाइट ब्लड सेल संबंधी समस्याएं आएंगी, तब हम इस औषधियों का प्रयोग करते हैं, इस ग्रुप का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक एक खूबी और मैंने इसमें देखी है कि यदि हमारी बॉडी में जल तत्व कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा हो, बॉडी में ड्राइनेस आ गई हो, गैस ज्यादा बनती हो, तो लिम्फेटिको ग्रुप आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। देन एंजाइटिको ग्रुप है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर काम करता है। हमारी बॉडी में कहीं पर भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़े या घटे, चाहे शुद्ध रक्त में चाहे अशुद्ध रक्त में, एंजाइटी को ग्रुप काम करेगा। फेब्रिफ्यूगो ग्रुप नर्वस सिस्टम पर काम करता है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का और रिलैक्स करने का काम करता है। पेक्टोरोल रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है और वीक करता है। यानी अगर हमें श्वास संबंधी कोई दिक्कतें आ रही हैं, हमारी बॉडी में कोई कमजोरी आ रही है, कुछ आ रहा है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वर्मीफ्यूगो बॉडी में किसी भी तरीके का इंफेक्शन हो, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो, वायरल इंफेक्शन हो, वर्मीफ्यूगो काम करेगी। कैंसरसो टिश्यू रेमेडी है। जब भी हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज होंगे, तो कैंसरसो ग्रुप काम करेगा। इसके अलावा जब भी बॉडी में हाईली टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, जिसको हम एक तरह से कैंसर की कैटेगरी में रख सकते हैं, उसके अंदर ये रेमेडीज काम करती है। देन वेनीरियो, जब वर्मीफ्यूगो फेल हो जाए, वायरल इन्फेक्शंस के केसेस में कई बार वर्मीफ्यूगो काम नहीं करती, तब वेनीरियो काम करती है वायरल के लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्मीफ्यूगो जो है वो बैक्टीरिया की दवाई है, और वेनीरियो जो है ये वायरस की दवाई है। तो इस तरीके से भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
इसके अलावा ये किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन हो बॉडी के अंदर, डीएनए चेंजेस हो, पुरानी बीमारियां हो, जो डिजेनरेटिव कंडीशंस होती हैं उनके अंदर ये ग्रुप काम करेगा। और फिर इलेक्ट्रिसिटी है, ये जैसी हमारी प्रकृति है उसके अनुरूप पीने के लिए और लगाने के लिए दोनों प्रकार से इसका प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर 9 ग्रुप्स हैं, 9 ग्रुप्स की मैंने आप लोगों को डिटेल दी है। इन 9 ग्रुप से संबंधित यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये 9 ग्रुप अच्छे से समझ आ गए, फिर हम रेमेडीज पे चलेंगे और रेमेडीज को अच्छे से एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे। इनसे संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन है जो ना समझ आया हो? नो सर, चलिए आगे जी। आगे चलते हैं, चलिए ओके सर। अब हम बात करते हैं, हमने औषधियों के बारे में तो जान लिया, औषधियों के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमें डाइल्यूशंस कैसे बनाने हैं और कैसे देने हैं। डाइल्यूशंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, D3 फॉर्म मेडिसिन की मार्केट में रेडी मिलती है। नॉर्मली एक अच्छी क्वालिटी का D3 आपको 3,000 रुपए से लेके 7,000 रुपए की रेंज में मिल जाता है। यहां मैंने आपको बताया था कि सब लोग अपने अपने हिसाब से इसमें पानी मिलाते हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि D3 की जो किट है वो 1,500 रुपए की है, कुछ 2,000 में बेच रहे हैं, कुछ 2,500 में भी बेच रहे हैं। तो ये क्वालिटी के ऊपर रहता है कि उन रेमेडीज की क्वालिटी कैसे बनाई गई है। आप इसके लिए, जैसा मैंने बताया था कि कुछ लोग होम्योपैथी की दवाई से भी इसको बना रहे हैं। बिहार में डॉक्टर अशोक हैं, वो पौधे मंगाकर वो खुद अपने यहाँ रेमेडी बनाते हैं। तो उनका जो रेमेडी बनाने का तरीका है वो फर्मेंटेशन का तरीका है। तो ये आप देखिए कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, आप उनसे रेमेडी ले सकते हैं। NEHM है, इनकी रेमेडीज भी अच्छी हैं। इनकी किट आपको लगभग 6,500 के आसपास की पड़ती है। और ये जो रेमेडीज बनाते हैं ये कोहोबेशन मेथड पे बनाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार की रेमेडीज का प्रयोग कर रहे हैं और उन रेमेडीज की स्ट्रेंथ क्या है। इसलिए बेटर होगा कि जिससे भी आप अपना कोर्स करते हैं, सीखते हैं, उन्हीं की रेमेडी का प्रयोग करें। और जिनकी रेमेडी आप खरीद रहे हैं, अगर आपको उनमें रेमेडीज में कोई दिक्कत आती है तो उन व्यक्तियों को एक बार अवगत जरूर कराएं, एक बार बताएं जरूर, ताकि अगर कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत है तो वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। अब जैसा मैंने बताया D3 हमारे हाथ में आया, तो इन दवाइयों को हम 2 तरीके से बनाते हैं, एक डाइल्यूशन बेस पे, एक पोटेंसी बेस पे। हालांकि दोनों ही डाइल्यूशन है, सॉरी डाइल्यूशन बेस नहीं बोलूंगा, डेसिमल बेस। डेसिमल में क्या होता है, 1 भाग दवाई ली जाती है, 9 भाग पानी या एक जो मिक्सचर है वो लिया जाता है, जिसमें RS भी हो सकता है, इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। ये चॉइस होती है कि हम क्या लेते हैं, शुगर बेस भी हो सकता है। तो एक डेसिमल बेस होता है जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आपकी पोटेंसी होती है, इसको भी हम डेसिमल बेस पे ही D4 D5 D6 करके बात करते हैं। यहां पर इसको बनाने के 3 तरीके मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। नॉर्मली मार्केट में सबके बनाने के तरीके अलग अलग है। जैसे दैकोर हरियाणा में 3:7 का रेशियो यूज किया जाता है, NEHM में 1:9 का प्रयोग यूज किया जाता है, और आपका जो महाराष्ट्र की तरफ है यहाँ पे 147 का प्रयोग करते हैं। मैं खुद 150 का प्रयोग करता हूँ मेडिसिन बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं वो 1 और 100 रेशियो भी प्रयोग में लाते हैं, 199 का रेशियो बोलते हैं। तो अभी इलेक्ट्रोपैथी में ऐसा कोई स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है कि कौन सी औषधि प्रयोग में लानी है, जरूरत के हिसाब से लोग अपने आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखना है कि आपके यहाँ के लोगों की प्रकृति क्या है, उनके अनुरूप आप डाइल्यूशंस को बना सकते हैं। एक पुराने इलेक्ट्रोपैथ हैं, तो उनसे मेरी पीछे बातचीत चली थी, मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ था और उनका सिस्टम भी मुझे अच्छा लगा था। तो वो सिस्टम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर देव मिश्रा। उनके पिताजी भी इलेक्ट्रोपैथ थे और वो भी 25 सालों से काफी सीनियर पोस्ट पे रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तो मुझे उनकी बातों में थोड़ा सा असर लगा कि वो जो कह रहे हैं ठीक है। मार्केट में हमें जो मेडिसिन मिलती हैं वो D3 फॉर्म में मिलती हैं, डाइल्यूशन 3rd फॉर्म में।
या डेसिमल थर्ड फॉर्म, तो हम लोग इसको स्पाइगेरिक बोलेंगे। तो जब हमारे हाथ में स्पाइगेरिक आता है तो हम इसको 1:9, 1:47, 1:49, 1:99 एज पर चॉइस आप उसको पानी में मिला सकते हैं। यदि आपको कम समय के लिए मेडिसिन का प्रयोग करना है, कम समय के लिए बनानी है, तो बेटर होगा आप केवल डिस्टिल्ड वाटर पर बनाएं। और डिस्टिल्ड वाटर के लिए भी मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, मार्केट में मिनरल वाटर मिल जाता है जो अप्रोक्सीमेटली 20-30 रुपए लीटर होता है। आप उस पानी को उबाल कर निथार लीजिए। जब आप उसे निथारेंगे तो उसमें उसकी पानी की जो पोटेंसी है वो बढ़ जाती है। नॉर्मल जो मिनरल वाटर होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, ये 3 महीने में खराब हो जाता है। तो जब आप उसे पानी में उबाल कर निथारेंगे तो इसकी जो लाइफ है वो 1 साल के करीब हो जाती है। इस पानी का प्रयोग आप औषधियां बनाने में करेंगे तो एक बेहतरीन औषधि तैयार होती है। इसमें आपको रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी चीज, कुछ लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलाते हैं और सजेशन भी दी जाती है कि आप लोग भी मिलाइए, इससे दवा जल्दी खराब नहीं होती। ये बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन यहां पर मेरे को क्योंकि दवा बनाते हुए एक लंबा समय हो गया तो मैंने ये देखा कि डब्ल्यूई के अंदर नॉर्मली जो है काले निशान आ जाते हैं। जब भी हम फॉर्मेंटेशन रेमेडीज का प्रयोग करते हैं, जो फॉर्मेंटेशन विधि से बनाई हुई है, तो उसमें काले बाल टाइप के आ जाते हैं, काला काला कुछ आना लगता है। तो ये रेमेडी जो है आप इसको खराब मान सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। पर मैंने अपना प्रयोग करके देखे, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, इनकी जो एग्रीवेशन की कंडीशन होती है, ये बढ़ जाती है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आप इसको छान कर इसकी डेंसिटी को कम कर सकते हैं, जिससे ये अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है। इसी तरीके से दवाई बनाने के दौरान कुछ दवाओं में बादल आ जाता है, रुई जैसा फोहा जमने लगता है। ये दवाइयां भी ये बोली जाती है कि कोहुबेशन विधि से बनाई गई दवाइयों में ऐसी शिकायत आ जाती है। सॉरी, इन दवाओं को भी आप छान के प्रयोग में ला सकते हैं। इन दवाइयों में पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो यहां पर आरएस मिलाना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप इनमें से किस विधि का कैसे प्रयोग करते हैं। नॉर्मली ये सारा आपका एक्सपीरियंस बेस है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे चीजें समझ आती जाएंगी। आपको ये समझना होगा दवाई किस कंडीशन में खराब हो रही है और किस कंडीशन में ये एग्रीवेट करेगी और किस कंडीशन में ये बादल को बनाएगी। थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे, 1-2 साल में चीजें क्लियर हो जाती है। अदरवाइज जिससे भी आप दवाई ले रहे हैं, आप ये उससे पूछेंगे तो वो आपको इन चीजों के बारे में क्लियर करेगा कि दवाई खराब हो गई है, फेंकने वाली स्थिति में आ गई है, या फिर इसको प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर जैसा हमने बोला कि दवाइयों की कंडीशन हमने समझ ली, अब हम इनको बनाना चालू करेंगे। तो कैसे करेंगे? आपने दवाई का एक अंश लिया और बाकी अंश केवल पानी, या पानी के अंदर 7 अंश और 2 अंश आपने रेक्टिफाइड स्पिरिट के मिला दिए। टोटल 10 अंश हो गए। 1:10 रेशियो पे आप बना सकते हैं। या फिर 47 अंश आपने पानी लिया, 2 अंश उसमें आपने रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलाई, 49 अंश हो गया, और 1 अंश आपकी रेमेडी मिलाई गई। या फिर 97% आपने पानी लिया, 2 अंश आपने रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलाई, और 1 अंश आपने ये लगाया, दवाई मिलाई। इसको आपने 100 और 110 स्ट्रोक्स दिए। आपने मैं इसे पानी के रूप में बोलूंगा ताकि बताने में आसानी रहे। तो आपने 9 भाग पानी लिया, 47 भाग पानी लिया, या 99 भाग पानी लिया, और उसमें 1 भाग रेमेडी का मिला दिया, और उसके बाद उसे 100 स्ट्रोक्स दिए। तो आपका डेल्यूशन 1 बना। ये जो डेल्यूशन 1 है, इसमें 1% औषधि की मात्रा है। औषधि अधिक है, शक्तिकृत मात्रा जो हम झटके लगाते हैं वो 100 स्ट्रोक्स है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो औषधीय रूप में तीव्र होती है। तो जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है जो एक्यूट कंडीशन का हो, आप उसे डेल्यूशन 1 देंगे। कभी भी आपको किसी भी केस में, इवन क्रॉनिक केस में तुरंत रिजल्ट चाहिए तो डेल्यूशन 1 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपने क्या करा, जो डेल्यूशन 1 आपके पास रेडी हुआ था उसमें से 1 अंश आपने दवाई ली, बाकी फिर 9 अंश, 49 अंक या फिर 99 अंश आपने उसमें पानी मिलाया,
आफ्टर देन उसमें फिर आपने 100 या 110 स्ट्रोक दिए, ये आपका तैयार हुआ डाइल्यूशन 2। अब डाइल्यूशन 3 बनाने के लिए हम डाइल्यूशन 2 में से 1 अंश दवा लेंगे, 9 अंश पानी या 49 अंश या 99 अंश पानी लिया और हमने उसमें वो मिला दिया और उसको फिर से 100 या 110 स्ट्रोक दिए, तो वो जो आपकी रेमेडी तैयार होगी वो डाइल्यूशन 3 कहलाएगी। अब यहां पर जो आपने स्केल का प्रयोग किया 19, 147, 199, इसको हम पोटेंसी की श्रेणी में रखते हैं। डेसिमल श्रेणी में अगर रख रहे हैं तो 19 है, 147 में आप ले जा रहे हैं तो ये पोटेंसी है, क्योंकि इसमें एक हिस्से में 5 गुना असर है। 99 में ले जा रहे हैं तो एक हिस्से में 10वां अंश रेमेडी का है और बाकी जो 0.10 अंश जो है वो रेमेडी का है, औषधि का है, और बाकी जो उसकी मात्रा है वो शक्तिकृत है। तो इलेक्ट्रोपैथी में सारी जो खूबी है दवाएं बनाने की वो औषधि और शक्तिकृत मात्रा पर निर्भर करती है। अब आप ऐसे आगे चाहे जितने मर्जी डाइल्यूशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर देव मिश्रा की बात कर रहा था, तो मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सबसे पहले D3 लीजिए, D3 से D4 क्रिएट कीजिए। D4 बनाने के लिए आपने डेसिमल पद्धति का प्रयोग करना है। उस पद्धति में आपने 1:9 रेशियो लेना है, यानी 1 भाग औषधि लेंगे, 9 भाग पानी लेंगे और उसको 100 बार स्ट्रोक मारेंगे तो आपका रेमेडी तैयार। उनका जो स्ट्रोक है वो लगभग 105 की स्ट्रोक है। तो आपका डाइल्यूशन 4 तैयार हो गया। देन डाइल्यूशन 4 से आप पोटेंसीज को बनाइए। अब आप डाइल्यूशन 1 की पोटेंसी 147, 149 पे बना सकते हैं, 199 पे बना सकते हैं, ये एज पर चॉइस रहता है, पर उन्होंने मुझे 147 के लिए बोला था। उसके बाद आप सेकंड डाइल्यूशन बनाइए, सेकंड पोटेंसी बनाइए, देन आप थर्ड पोटेंसी बनाइए। पोटेंसी बनाने के लिए हम 1 और 49 पानी जो है वो लेते हैं। इस तरीके से हमारा जो है डाइल्यूशन 4 की 3 पोटेंसीज क्रिएट हो गई। इस तरीके से हम आगे की पोटेंसीज बना सकते हैं। तो हमें 10 लेवल तक पोटेंसीज को बना के रखना चाहिए, जैसी आवश्यकता हो हम दवाओं के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। बट इसी के अंदर कई बार दवाओं की स्ट्रेंथ, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, मैंने हाई देखी। तो मैंने दिल्ली के लोगों के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे ये लोगों के लिए पोटेंसीज काफी हाई रही थी, तो मैंने 7th डाइल्यूशन का बनाया था और उसके बाद फिर पोटेंसीज का निर्माण किया, तो वो यहाँ के लोगों के लिए ज्यादा इजी रही है। तो इसी प्रकार आप भी अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार आप भी जो डेसिमल पोटेंसी डेसिमल्स हैं उसमें बना सकते हैं, जो पोटेंसीज हैं उसमें बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर रहेगा। बाकी अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे डॉक्टर देव मिश्रा का फार्मूला ज्यादा सटीक और अच्छा लगा। उसके अंदर हमारी औषधियों में औषधि की मात्रा अधिक रहती है, शक्तिकृत मात्रा कम रहती है। जरूरत पड़ने पर हम शक्तिकृत मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा और भी कई फार्मूले हैं जिनका प्रयोग दवाएं बनाने के लिए किया जा सकता है। मैंने खुद 1 और 1000 पे रेमेडीज बनाई है, यानी 1 भाग दवा लिया और 999 भाग पानी लिया। इसके रिजल्ट्स भी बहुत बेहतरीन आए। तो ये आपकी इलेक्ट्रोपैथी की खासियत ये है कि यदि आप पोटेंसी, उसकी औषधीय मात्रा और उसकी शक्तिकृत मात्रा को समझते हैं तो आप मात्र 3 डाइल्यूशन बना के भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको 2-3 कैटेगरी बनानी होती है, तो हम कैटेगरीज पे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। इन कैटेगरीज का प्रयोग आप पेशेंट के हिसाब से बना सकते हैं। यदि आपका पेशेंट बहुत ज्यादा भागदौड़ वाली जिंदगी में है, जैसे कि दिल्ली के लोग होते हैं, तो इनके लिए हाई पोटेंसीज ज्यादा अच्छी रहती है। और यदि आप गांव या ऐसे शहरों से बिलोंग करते हैं जहां लोग मेहनत करते हैं, तो वहां पे आपकी औषधिकृत मात्रा वाली जो रेमेडीज होती हैं वो ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स देती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इनसे संबंधित यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे। सर डाइल्यूशन और पोटेंसी में जरा डिफरेंस बताइए। डाइल्यूशन नॉर्मली 1:9 पे बनाए जाते हैं और पोटेंसीज जो है वो आप 149, 199, 19999 पे बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। ओके, ठीक है। जो डाइल्यूशंस हैं, डाइल्यूशन का मतलब है मिक्सचर। डाइल्यूशंस को आप
डेसिमल प्रोसेस में 199 पे और पोटेंसी मिक्सचर पे 149 पर और अब बना सकते हैं। ओके। एनी हेलो अदर सर। क्वेश्चन? जी हेलो सर। जी सर। सर जो अपन D4 के बाद में जो फर्स्ट डाइल्यूशन बनाएंगे 147 से, जी तो उसको फर्स्ट बोला जाएगा या सेकंड बोला जाएगा? सर देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ लोग इसको फर्स्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसको फोर्थ बोलते हैं। वो पोटेंसी के ऊपर खेला जाता है सारा, इसीलिए कंफ्यूजन बनी रहती है। आपने क्या करा, आपने D3 से D4 बनाया हाँ 19 पे, उसके बाद आप बनाइए 147 पे, इसको पोटेंसी बोलिए। जी बरोबर। बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, 1 से लेकर 10 पोटेंसी तक की रेमेडीज बना के रख लीजिए, आपकी जो क्लिनिक है वो तैयार हो गई। ठीक है। नहीं, मेरा वही कहना है कि जो अपन D4 के बाद में जो 147 से जो बनाएंगे, तो उसे एक बोला जाएगा या सेकंड बोला जाएगा? सर उसको फर्स्ट, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, कुछ लोग उसको फर्स्ट बोलते हैं, कुछ लोग उसको फोर्थ बोलते हैं। एक्चुअली मुझे अपना कोई सामान बेचना है तो मैं उसको औरों से बेहतर बताऊंगा। ठीक है। सर इलेक्ट्रोपैथ में अभी कोई एक फाइनल रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई एक ही बात को किसी तरीके से कह रहा है, कोई उसी बात को दूसरे तरीके से बोल रहा है। जैसे जी मान लीजिए आपके आगे एक आधा ग्लास भरा हुआ रखा है, तो वो जी आधा खाली है आधा भरा है, तो कोई कह रहा है ये आधा भरा है, कोई कह रहा है आधा खाली है, तो सबका अपना अपना नजरिया है। ठीक है। ठीक है, मैंने इसी चीज को समझने के लिए लगभग 6 जगह से इलेक्ट्रोपैथी का कोर्स करा है कि भाई आखिर ये चक्कर क्या है। तो मुझे ये समझ आया चक्कर कुछ नहीं है, जिसको जैसी समझ आया, जैसी जिसकी दृष्टि रही, जैसी भावना रही, उन्होंने उसको उसी तरीके से एलोब्रेट किया। इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि भाई ये सारी चीजें, अब चॉइस आपकी, आप किसको पसंद करते हैं। तो मैं साथ में आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि जो आपका मेंटोर है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उसी की पैथी को, उसी की पद्धति को, उसी के तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रोपैथी को समझ पाएंगे। ओके, धन्यवाद सर। वेलकम सर। एनी अदर क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर, मैं आपको फ़ोन करने वाला था पर्सनल क्या, तो कर सकता हूँ या व्हाट्सएप पर? सर कर सकते हैं। थैंक यू सर जी। बस 10 मिनट है, क्लास में भी बात कर सकते हैं। सर मुझे ये पूछना था कि ल्यूकोडर्मा के बारे में जो आपने आपसे मुझे बोला था कि कौन सी तरह से आपने कुछ बोला था कि अपना बाकुची ऑयल में क्या मिलाने का है वो, और मेडिसिन का कौन सा कैसा डोज है, तो इसके बारे में मुझको बात करनी थी। सर इसमें आप फिर पर्सनली बात करेंगे, अभी आप किससे संबंधित? हाँ ठीक है, तो इसलिए मैं कॉल कब करूँ आपको या व्हाट्सएप पर? आप कल मॉर्निंग में मुझे 11-12 बजे तक कर दीजिए। सर चलेगा, मैं ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैं सर सर जी। रेबिसन इंडिया की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन यूज कर रहा हूँ सर। जी सर। रेबिसन इंडिया की चंबा से उनकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी यूज कर रहा हूँ, वैसे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सर उसमें भी। जी सर। सर सबका अपना अपना चॉइस है। जी अपना अपना बिल्कुल। अब सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने डॉक्टर अशोक की तहकोर जहां से मैंने कोर्स किया वहां की, NEHM की वहां से भी मैंने कोर्स किया, वहां की मेडिसिन, मैंने इन सब मेडिसिन को सेपरेटली यूज करके देखा, सबके रिजल्ट लिए। फाइनली मैंने क्या करा कि एक अलग से ग्रुप बनाया और सबका एक मिक्सचर बना दिया, जो जो जिन 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 लोगों से मैंने किट खरीदी थी। बाद में मैंने उस पर रिसर्च करी, उसकी जो स्ट्रेंथ थी औरों से बहुत अच्छी हो गई। अब मैं उन्हीं दवाओं का प्रयोग कर रहा हूं, और इस वक्त हमारे बीच में बबीता जी हैं, वो मेरी इसी किट का प्रयोग करती है, तो आप उनके रिव्यू ले सकते हैं। और उन्होंने, आप ये समझिए कि 3 महीने मेरी क्लास ली थी, नहीं सॉरी 6 महीने का कोर्स था इनका। 6 महीने कोर्स करने के बाद ये प्रैक्टिस में आ गए थे, और अब कैसे रिजल्ट है क्या है वो तो मेरे हिसाब से यही ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। ओके सर। बबीता जी आप कुछ कहेंगे? नमस्ते सर। नमस्ते बबीता जी। जी सर, मैं आपकी जो मेडिसिन आपने मुझे दी थी वही मैं किट यूज़ कर रही हूँ और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया 19 और 147, मैं दोनों ही रेशो पे काम कर रही हूँ। एप्लीकेशन में मैं 19 यूज़ करती हूँ और जो ऑरली लेना है उसमें 147। तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। घर में ही मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ और बाकी औरों को भी दे रही हूँ, तो रिजल्ट मुझे तो अच्छे मिले हैं इसमें।
थैंक यू बबीता जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ रेमेडीज किसी की भी बुरी नहीं है। आप जिससे भी रेमेडी ले रहे हैं, अगर आप उससे गाइडलाइन लेंगे, उसकी हेल्प लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसे पता है कि वो किस तरीके की रेमेडीज का प्रयोग कर रहा है, उसमें उसने कितनी मिलावट कर रखी है, कहाँ से खरीदी है, उसका बेस क्या है, आधार क्या है। अब मान लीजिए कोई किट अगर आपके हाथ में 3,000 रुपए की आ रही है, तो नेचुरल सी बात है आप उसे या तो बेचेंगे 4,500 की, जो मार्केट में बिकेगी नहीं, या कम से कम 500 रुपए का मार्जिन रखेंगे, तब भी वो 3,500 की होगी। तो क्लाइंट कहेगा जी वो तो इतने की दे रहे हैं, आप इतने की दे रहे हो, महंगी है। तो वो व्यक्ति उसमें नेचुरली पानी मिला के उसको डिसॉल्व करके ही बेचेगा। तो वो 1,500 की, 2,000 की, 2,500 की, जो उसका मन आएगा वो बेच सकता है। तो जब आप उसी व्यक्ति से जिससे आपने किट खरीदी है उससे अगर आप बात करेंगे तो आपको एक अच्छी गाइडलाइन दे सकता है। इलेक्ट्रोपैथी की खासियत यह है, आप इसमें जितना मर्जी पानी मिला लीजिए, ये पूरी शक्ति के साथ काम करता है। और इलेक्ट्रोपैथी की दवाओं को मैं ये कहूंगा कि इनका औषधीय प्रभाव हम लोग कम लेते हैं। बेसिकली हम जो इनका प्रभाव लेते हैं वो शक्तिकृत प्रभाव ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। सर इसमें मैंने तो 1000 वाला भी यूज किया हुआ है, आपके अकॉर्डिंग बताए हुए, जी। उसके भी रिजल्ट मिले हैं मुझे तो। हाँ जी, इलेक्ट्रोपैथी की खासियत ही यही है, आप जो मर्जी डाइल्यूशन बना लीजिए, काम सारे करेंगे। हाँ बस यहाँ जी। पे आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है कि हाँ आपका देखने का नजरिया क्या है, आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास भरा है। अगर आपका नजरिया बिल्कुल क्लियर है तो आप कोई भी लेवल की डाइल्यूशन की रेमेडी ले लीजिए, वो काम करेगी ही करेगी। मेन बस वही है, डायग्नोज हमारा सही हो तो डाइल्यूशन उस पर काम कर जाएगा। जी सर, मैंने 10th डाइल्यूशन से फर्स्ट डाइल्यूशन का रिजल्ट लिया हुआ है। उसमें करना कुछ नहीं था, जहां हम पानी मिलाते हैं हमने उसको प्योर फॉर्म डायरेक्ट डग पे डलवा दिया और बार बार कॉन्टिन्यूसली डालते रहे, तो वो फर्स्ट डाइल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा था। अनीता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सर। सर अभी थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा सर, तो उसको जब सुनूंगी मैं बार बार तो मुझे थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा ये। तो देखिए, मैं आपको बस याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। जी इसके अंदर हमने 9 ग्रुप्स की बात करी है। जी महाग्रुप अभी फिलहाल आपके किसी काम के नहीं है। 9 ग्रुप्स को आप लाइन से लिख लीजिए और उनके मेन मेन शब्द लिख लीजिए। ये ग्रुप इसमें काम आता है, ये ग्रुप इसमें काम आता है, ये ग्रुप इसमें काम आता है। जी सर। जब आप इनको लिख लेंगे, और क्योंकि वो 9 ग्रुप है, याद करने में आसानी रहेगी। पहले इस 9 ग्रुप्स को अच्छे से क्लियर कीजिए, 4-5 बार लिखिए, आपको याद हो जाएंगे। फिर जब हम रेमेडीज पे आएंगे, पहली खूबी तो यही है जो उस महाग्रुप की खूबी है, सॉरी उस ग्रुप की खूबी है। बाद में उस दवा की अपनी कुछ खूबियां होती हैं, उसको फिर आप अलग से याद कर लीजिएगा। और जैसे ही आप ये किसी को बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये याद होने लगेगा। जी सर। जी सर हमें सर्टिफिकेट तो मिलेगा ना सर इसका? जी, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। और मजे वाली बात यह है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप मेरी गाइडलाइन जी में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्लिनिक भी खोल सकते हैं। आपको जी किसी सर। तरह का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये जो पैथी है ये ग्रे पैथी है। इसमें जी सर। डराने वाले लोग आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वैसा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जी सर सर। आप ईमानदारी से इलेक्ट्रोपैथी पे काम करिए, और ये मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि ये जो 38 रेमेडीज हैं ये 100% काम करती है। आपको जी अदर सर। रेमेडीज की, जैसे बहुत से इलेक्ट्रोपैथ है, मैं दिल्ली से बाहर देखा है, दिल्ली में तो खैर मैंने ऐसा नहीं देखा, मे बी दिल्ली में भी ऐसा हो, पर दिल्ली से बाहर मैंने बहुत देखा है कि लोग इलेक्ट्रोपैथी के नाम पे एलोपैथी की दवाइयां या आयुर्वेद की दवाइयां मिक्सचर बना के बेच रहे हैं। जी सर। वो चीज गलत है, वहां पे डरने की जरूरत है। सर सही बोल रहे हैं आप, ये मैंने भी सुना है। जी। और इसके सही बनस्पत बात है सर जी। हाँ जी। इसके बनस्पत आप 100% इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस कीजिए। आपको सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई कुछ कहने वाला नहीं है कि ये दवाइयां क्या हैं, कैसे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बताऊं कि आजकल ना इसमें दवाइयां आ गई हैं, गोलियां आ गई हैं, इंजेक्शंस आ गए हैं। आप इलेक्ट्रोपैथी में इंजेक्शंस का यूज करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये इतनी इफेक्टिव है। हम अपनी लिमिटेशंस को जाने अगर इलेक्ट्रोपैथ के रूप में, तो हम आसानी से इसकी पैथी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन आप पे लागू नहीं है। लेकिन अगर आप इसके पीछे, इसकी आड़ में किसी और पैथी को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको दिक्कतें आती। जी सर। सर आपके कहने का मतलब है कि उसमें हम आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक
ये सब यूज ना करें, देखिए खाली एक बात बताइए मुझे, कि- अगर आपको इलेक्ट्रोपैथी से रिजल्ट मिल रहे हैं जो कि 100% जी जाते हैं, तो अदर जी पैथी सर, की रेमेडीज रखने का या करने का मतलब क्या है? जी सर, ठीक ठीक है है, सर, हम जल्दी रिजल्ट के लिए दूसरी पैथियों की हेल्प ले लेते हैं, तो उसके लिए जी बेहतर सर, होगा कि हम इस दवा की पोटेंसी को समझें। मान लीजिए आपने कोई डेल्यूशन एक बार किट खरीद ली किसी से 3500 रुपए की, और आपको ये पता चला कि इसमें मिक्सचर है और ये काम नहीं कर रही, तो दूसरी दवा की शीशी जो 150, 200, 300, 500 रुपए हुई खरीदने में हिचकिए मत। यही इस पैथी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि किट खरीदने के बाद बंदा ये समझता है जी मेरी तो इन्वेस्टमेंट हो गई, मैं दोबारा नहीं खरीदूंगा जब तक ये दवा खत्म नहीं होगी। ये सबसे बड़ी गलती है। इलेक्ट्रोपैथी में आपकी रिसर्च बहुत मायने रखती है। जितना ज्यादा आप डेप्थ में रिसर्च करेंगे उतने ज्यादा आपको इसमें बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप इसमें सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्लिनिक के बाहर नाम नंबर लिख के, इलेक्ट्रो होम्योपैथ का क्लिनिक लिख के बेहिचक क्लिनिक चलाइए। आपको कोई झोला छाप, कोई ये इस तरीके की वो नहीं कर सकता। अगर कोई जी कहता है सर, तो आप कहिए जी ये ऑफिस, ये मेरा क्लिनिक है, आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको कोई एक आयुर्वेदिक सब्सटेंस मिल जाए तो आयुर्वेदिक सबसे सेफ माना जाता है। जैसे त्रिफला रख लेते हैं, जी सर, हरड़ रख लिया, आंवला रख लिया, ये चीजें मत सेल करिए। आपकी इलेक्ट्रोपैथी की दवाइयां 100% रिजल्ट रखती है, बशर्ते आप उनकी औषधीय मात्रा और शक्तिकृत मात्रा को समझ सके तो। जी सर, ठीक है जी सर, थैंक यू सर। सर, और किसी का कोई क्लियरेंस हो, कोई डाउट हो, पूछ सकते हो। जी सर बोलिए। आयशा जी बोलिए। सर ये त्रिफला हरड़ ये स्मॉल ये मॉल नॉर्मल यूज करने के फूड ना सर, एक्चुअल वो रखेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा सर? बिल्कुल आएगा मैम। ये आयुर्वेदिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको रसायन की श्रेणी में रखा गया है। अगर हरड़ या बहेड़ा भी आपके क्लिनिक पे मिल गया, सिंगल पाउडर के रूप में भी मिल गया, तो आपको झोला छाप के अंतर्गत उठा लिया जाएगा। क्लियर? क्लियर। जी सर, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप उसको मुंह से रिकमेंड कर दीजिए पेशेंट को कि भैया तू ये खा के देख ले, लेकिन साथ में ये भी बोलिए कि किसी आयुर्वेद वाले से सलाह ले लियो। इस तरीके से अपने शब्दों का चयन कीजिए, आपको किसी तरह का कोई डर नहीं रहेगा। कई बार क्या होता है, जो जी छापेमारी वाली टीम होती है, वो सिंगल बंदा आता है, वो कहता है जी मुझे ये दिक्कत हो रही है, आपकी दवाई से फायदा नहीं हुआ, मुझे कुछ और बता दो। तो आपने बोलना है कि जी मेरे पास यही दवाई है, यही सबसे बेस्ट है और ये काम करती करती है। अगर आपके ऊपर काम नहीं कर रही है तो मैं दवाई चेंज करके देख लेती हूँ, रेमेडी चेंज करके देख लेती हूँ। आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आपने बोल दिया भाई ये काम नहीं कर रही है, अच्छा आप ऐसा करो आंवले की गोली खा लेना, आंवला खा लेना, वो तुरंत आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बेसिक टेक्टिक्स हैं जिनका आप प्रयोग करेंगे तो आपको क्लिनिक चलाने के लिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बेहिचक इलेक्ट्रोपैथी का क्लिनिक चलाइए, कोई डर नहीं। जी सर, जी चलिए, हम लोग मंडे को सर मिलते हैं। जी सर। सर सर ये कल जो हम तो लोग होगा ना क्लास, सैटरडे को? कल नहीं, सैटरडे को क्लास नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे क्लास है। नहीं, आपने जैसे 3 से 5 बजे का रखा था कल का। हाँ वो बेसिक है, वो जो जिन लोगों ने पे करा है उनके लिए स्पेशल क्लास रखी है कि अगर उनको कोई चीज समझ नहीं आती है, कुछ है, तो वह होगी क्लास। अच्छा, हाँ जी। ठीक जी, आप है बोलिए। सर, तो इसमें पे करना पड़ेगा आपने तो अलग से? करा हुआ है ना? हाँ जी सर, मैंने तो किया आपको हुआ है सर पे। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सर ये जैसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी किया है मैंने, तो उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा सर? नहीं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जी सर। जी अमोल जी। सर ये जो औषधि तैयार की है, डाइल्यूशंस या पोटेंसी, जी ये हम लोग ड्रॉप्स में ही देते हैं या मींस इतने ड्रॉप्स लेने हैं पानी के साथ, या इतने, ये कैसे मींस भाव भी कैसे रिकमेंड करते हैं हम? सर, इसके अंदर अलग अलग तरीके हैं। जैसा मैंने बताया, औषधीय मात्रा और शक्तिकृत मात्रा। अगर आप औषधीय मात्रा ज्यादा देना चाह रहे हैं तो आप 20 बूंदे दे सकते हैं, 40 बूंदे दे सकते हैं। ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके। अधिकतम जो है 40 बूंदों का प्रयोग आप 60 बूंदों का प्रयोग आप पीने के लिए कर सकते हैं। ये उसके डाइल्यूशंस की प्रकृति पर निर्भर रहेगा कि आप थर्ड डाइल्यूशन को फर्स्ट की तरीके से यूज कर रहे हैं। या फिर मिनिमम आप 20 बूंदे दे सकते हैं औषधीय मात्रा के लिए। लेकिन जब आप शक्तिकृत मात्रा पे चलते हैं तो आप 5 बूंदों तक एक नॉर्मल वयस्क व्यक्ति को दे सकते हैं।
तो ये हमारे जो टॉपिक रहेंगे ये आगे की क्लासेस में मैं इनको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप ओके, ठीक है सर, थैंक यू।